सुप्रभात बेटा, मैं हिंदी अध्यापक जंगेज सिंह आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को पाठ नंबर 2 करवाने जा रहा हूं। आरोप भाग 2 का बेटा पाठ नंबर 2 बाजार दर्शन। और ये जो बाजार दर्शन है बेटा, पाठ का जो नाम है ये एक निबंध है। ये एक निबंध है, ध्यान रखना बेटा, ये निबंध है। जैसे हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कविता है, रेखा चित्र है, नाटक है, गीति काव्य है, पाठ है, रेखांकी या रेखा चित्र कह सकते हो, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है। तो बेटा नाटक है, इस तरह से बहुत सारी विधाएं हैं। तो उनमें से यहाँ पर जो बाजार दर्शन है वो निबंध है। और इसके जो लेखक रहे हैं बेटा, ध्यान देना, बाजार दर्शन के लेखक है जो श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और श्री जैनेन्द्र कुमार का अर्थात लेखक का जो जन्म है वो सन 1905 में अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में हुआ। और इनकी जो मृत्यु है 1990 में हुई। ये तो था बेटा संक्षिप्त परिचय श्री जैनेन्द्र कुमार जी का। अब बात कर लेते हैं बाजार दर्शन जो निबंध है, पाठ के रूप में जो अपने पास आया है, उसके अंदर क्या वर्णन है। तो बाजार दर्शन अब शुरू करते हैं बेटा, ध्यान देना। जैसे बाजार दर्शन, बाजार का दर्शन, बाजार का दृश्य, तो वो क्या होता है बेटा, उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें वर्णन है कि प्रस्तुत निबंध हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार कथाकार जैनेन्द्र कुमार का एक उल्लेखनीय निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार के उपयोग तथा दुरुपयोग का सूक्ष्म विवेचन किया है कि बाजार का हमें उपयोग किस तरह से करना चाहिए और उसका दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसका विवेचन किया है। लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है। हम बाजार से केवल वही वस्तुएं खरीदें जिनकी हमें आवश्यकता है। तो बेटा इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, बिंदु नंबर 1 है बेटा, पैसे की गर्मी का प्रभाव। नंबर 1 है पैसे की गर्मी का, पैसे की गर्मी का प्रभाव। ये क्या होता है बेटा, पैसे की गर्मी का प्रभाव। अब समझो, लेखक का एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार में गया। वहां से लौटते समय वह अपने साथ बहुत से बंडल लेकर लौटा। लेखक द्वारा पूछने पर उसने उत्तर दिया कि श्रीमती जो उसके साथ गई थी, भाई ये इसी की महिमा है जो इतने बंडल मेरे साथ है, या जो इतना दुरुपयोगी या अनुपयोगी सामान जो मैं लेकर आया हूं, ये सारी महिमा पत्नी की है। इसलिए काफी कुछ अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाया है। लेखक का विचार है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं। फालतू वस्तुओं को खरीदने के पीछे ग्राहक की पैसे की गर्मी है। वस्तुतः वास्तव में पैसा एक पावर है जिसका प्रदर्शन करने के लिए लोग बंगला, कोठी तथा फालतू का सामान खरीद लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग पैसे की पावर को समझकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें गर्व होता है कि उनके पास इतना पैसा है। मित्र ने लेखक को बताया कि यह सब सामान खरीदने पर उसका सारा मनी बैग खाली हो गया है, उसकी जो पॉकेट है वो खाली हो गई। अब पॉइंट नंबर 2 है बेटा, बाजार का प्रभावशाली आकर्षण।
पॉइंट नंबर 2, बाजार का प्रभावशाली आकर्षण, कि किस तरह से बाजार हमें अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो बाजार का प्रभावशाली आकर्षण अर्थात किस तरह से बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। फालतू सामान खरीदने का सबसे बड़ा कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने लेखक को बताया कि बाजार एक शैतान का जाल है। दुकानदार अपनी दुकानों पर सामान को इस प्रकार सजाकर रखते हैं कि ग्राहक हंस ही जाता है। वास्तव में बाजार अपने रूप जाल द्वारा ही ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाजार में आमंत्रण होता है, आग्रह नहीं होता है। वह ग्राहकों को लूटने के लिए प्रेरणा देता है। यही कारण है कि लोग बाजार के आकर्षक जाल का शिकार बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति खाली मन से बाजार जाता है तो वह निश्चय से लूटकर ही आता है। तो बेटा बाजार दर्शन है जो इसका तीसरा पॉइंट रहेगा, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है बेटा बाजार के जादू का प्रभाव। बाजार के जादू का प्रभाव क्या होता है? बाजार के जादू का प्रभाव, बाजार में रूप का जादू होता है। जब ग्राहक का मन खाली होता है तब वह उस पर अपना असर दिखाता है। खाली मन बाजार की सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और यह कहता है कि सभी वस्तुएं खरीद ली जाए। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तब ग्राहक को पता चलता है कि उसने जो कुछ खरीदा है वह उसे आराम पहुंचाने की बजाय बेचैनी पहुंचा रहा है। इससे मनुष्य में अभिमान बढ़ता है परंतु उसकी शांति भंग हो जाती है। बाजार के जादू का प्रभाव रोकने का एक ही उपाय है कि हम खाली मन से बाजार न जाएं, बल्कि यह निर्णय करके जाएं कि हमने अमुक वस्तु खरीदनी है, अर्थात हमें केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीदनी है। ऐसा करने से बाजार ग्राहक से क्या हो जाता है? कृतार्थ हो जाएगा। आवश्यकता के समय काम आना बाजार की वास्तविक कृतार्थता है, वास्तविक उसका उसमें अर्थ निहित होगा, उसी में उसकी बाजार की सार्थकता है जो उसी में बाजार की सार्थकता है जो निहित होगी। अब खाली मन और बंद मन की समस्या, खाली मन और बंद मन की समस्या पॉइंट नंबर 4 है बेटा खाली मन और बंद मन की समस्या। ध्यान देना। अब पॉइंट है अपना खाली मन और बंद मन की समस्या क्या है? तो ध्यान देना बेटा, खाली मन और बंद मन की समस्या क्या है? यदि ग्राहक का मन बंद है तो इसका अभिप्राय है कि वह शून्य हो गया है। मनुष्य का मन कभी बंद नहीं होता। शून्य होने का अधिकार केवल ईश्वर का है। कोई भी मनुष्य परमात्मा के समान पूर्ण नहीं है। सभी अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, तभी वो मनुष्य कहलाते हैं। यदि वो पूरे होते तो वो ईश्वर या परमात्मा कहलाते। इसलिए मानव मन में
इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। इच्छाओं का विरोध करना बेकार है, व्यर्थ है। यह तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इच्छाओं का विरोध करना हट हो जाएगा, जिद हो जाएगी। ये तो कि हट लगाकर, या यह तो एक प्रकार से ठाट लगाकर मन को बंद करना है, अर्थात मन को जबरदस्ती रोकना है। ऐसा करके हम लोभ को नहीं जीतते, बल्कि लोभ हमें जीत लेता है। जो लोग मन को बलपूर्वक बंद करते हैं वे हठ योगी कहे जा सकते हैं, हठ के योगी। इससे हमारा मन संकीर्ण तथा शुद्र हो जाता है। मन संकीर्ण का मतलब संकुचित हो जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है और शुद्र हो जाता है। हमारी सोच है जो छोटी हो जाती है। प्रत्येक मानव अपूर्ण है, मतलब अधूरा है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म हमें अपूर्णता का बोध कराता है। जो सच्चा कर्म है ना, यदि हम सच्चा कर्म करते हैं तो हमें आभास करवाता है कि हम अधूरे हैं। अतः हमें मन को बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, अपितु बल्कि उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि मन की सोच उद्देश्यपूर्ण होती है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम मन को मनमानी करने की छूट दें, क्योंकि वह अखिल का एक अंग है, संपूर्णता का एक अंग है। अतः हमें समाज का एक अंग बनकर रहना होता है। बेटा 1 मिनट। हाँ बेटा, तो हम पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 5वां है बेटा, भक्त जी का उदाहरण। पॉइंट नंबर 5 है बेटा, भक्त जी का। अब यहां भक्त नहीं है बेटा, भगत है, ध्यान देना। भगत जी का उदाहरण। तो एक ऐसा उदाहरण है बेटा इसके अंदर, ध्यान देना, जो सभी को चकित कर देता है। इसके पास एक ऐसी शक्ति है भगत जी के पास, भले ये अनपढ़ है लेकिन इसके पास ऐसी शक्ति है, हो सकता है वो पढ़े लिखों के पास भी न हो। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा तत्व है भगत जियों के पास बेटा, उससे परिचित होते हैं। लेखक के पड़ोस में चूर्ण बेचने वाले एक भगत जी रहते हैं। उनका यह नियम है कि वह प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाएंगे। इसलिए वह अपना चूर्ण न थोक व्यापारी को बेचते हैं, न ही ऑर्डर पर बनाते हैं। जब वे बाजार जाते हैं तो वह बाजार की सभी वस्तुओं को तटस्थ होकर देखते हैं। उनका मन बाजार के आकर्षण के कारण मोहित नहीं होता। वे सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं, जहां से वे काला नमक तथा जीरा खरीद लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। भगत जी द्वारा बनाया गया चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। अनेक लोग भगत के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उनका चूर्ण खरीद लेते हैं। जैसे ही भगत जी को 6 आने की कमाई हो जाती है तो वे बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेखक का कहना है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। भले ही भगत जी अनपढ़ हैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, परंतु उस पर बाजार के जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैसा मानो उनसे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु भगत जी का मन बहुत कठोर है और उन्हें पैसे पर दया नहीं आती। 6 आने से अधिक नहीं कमाना चाहते। अब पॉइंट नंबर 6 है बेटा, पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव कैसे? पैसों में भी एक दारुण व्यंग्य शक्ति है, दारुण कठोर व्यंग्य शक्ति है। जब हमारे पास से मोटर गुजरती है तो पैसा
हम पर एक गहरा व्यंग्य कर जाता है। तब मनुष्य अपने आप से कहता है कि उसके पास मोटर कार क्यों नहीं। वह कहता है कि उसने मोटर कार वाले माता पिता के घर जन्म क्यों नहीं लिया। पैसे की यह व्यंग्य शक्ति अपने सगे संबंधियों के प्रति कृत घन बना देती है, अर्थात हमारे ऊपर यदि कोई उपकार करता है तो हम उसे भुलाने वाले बन जाते हैं, अर्थात हम दूसरों के द्वारा हम पर किए गए उपकार को याद नहीं रखते। परंतु चूर्ण बेचने वाले भगत जी पर इस व्यंग्य शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके सामने व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। भगत जी में ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा कौन सा तत्व उनके पास है जो पैसे के व्यंग्य के समक्ष अजेय बनी रहती है। वो कौन सी शक्ति अजेय, जिसको जीता न जा सके। हम उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि जिस मन में तृष्णा होती है ना, तृष्णा प्यास कुछ बहुत ज्यादा प्राप्त करने की, उसमें शक्ति नहीं होती। जिस मनुष्य में संचय की तृष्णा है, संचय इकट्ठा करने की, बटोरने की, संग्रह करने की, जिसके अंदर तृष्णा प्यास है, और वैभव की चाह, वैभव की कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, बहुत सारा सामान, बंगला, कोठी, नौकर चाकर इत्यादि हो, वह मनुष्य निश्चय से निर्बल है, कमजोर है। इसी निर्बलता के कारण वह धन वैभव का संग्रह करता है, धन संपत्ति को वो जोड़ता है। तो बेटा पॉइंट नंबर 7 देखिए, पॉइंट नंबर 7 है बेटा, ध्यान पूर्वक समझना। क्या है पॉइंट नंबर 7? तो पॉइंट नंबर 7 है बेटा, बाजार के बारे में, बाजार के बारे में, बाजार के बारे में भगत जी का दृष्टिकोण, भगत जी का दृष्टिकोण, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, एटीट्यूड कि बाजार के बारे में भगत जी का दृष्टिकोण क्या, उसकी सोच क्या है। एक दिन भगत जी की लेखक के साथ मुलाकात हुई, दोनों में राम राम हुई। लेखक यह देखकर दंग रह गया कि भगत जी सबके साथ हंसते हुए बातें कर रहे हैं। वे खुली आंखों से बाजार में आते जाते हैं, वे बाजार की सभी वस्तुओं को देखते हैं। बाजार के सामान के प्रति, जो सामान रखा होता है बाजार में सजा सजा कर, उसके प्रति उनके मन में आदर की भावना है, कोई नाराजगी नहीं है, उसके प्रति घृणा नहीं है, मानो वे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख तथा संतुष्ट मन से सभी फैंसी स्टोरों को छोड़कर केवल पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीदते हैं। वे चीजें खरीदने पर बाजार उनके लिए, ये चीजें जो उसकी आवश्यकता अनुसार जो चीजें हैं, जरूरतमंद जो चीजें हैं, उन्हें खरीदने पर बाजार उनके लिए शून्य बन जाता है, मानो उनके लिए बाजार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो बेटा अंतिम पॉइंट है इसका, 8वां बिंदु है इसका, वो है, ध्यान देना, बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता, सार्थकता का मतलब है बेटा बाजार को बाजार के होने का सही अर्थ में महत्व देना। बाजार की सार्थकता किस बात में है? लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता वहां से कुछ खरीदने पर है, और खरीदने भी क्या है? आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सामान खरीदने से। जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार में जाते हैं, वे बाजार से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, और न ही बाजार उन्हें कोई लाभ पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों के कारण ही बाजारूपन तथा छल कपट बढ़ रहा है। कहां? बाजार में, समाज में। यही नहीं, मनुष्यों में भ्रातृत्व का जो भाव है, भाईचारे की जो भावना है, वो भी नष्ट होती जा रही है।
इस मनोवृत्ति के कारण, इस मन के आचरण के कारण, ऐसे स्वभाव के कारण बाजार में केवल ग्राहक और विक्रेता रह जाते हैं। भाईचारे का नाता वहां से टूट जाता है। लगता है कि दोनों एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का बाजार लोगों का शोषण ही करता है और छल कपट को बढ़ावा देता है। अतः ऐसा बाजार मानव के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। जो अर्थशास्त्र इस प्रकार के बाजार का क्या करता है, पोषण करता है, पक्ष उसका लेता है, वह अनीति पर टिका हुआ है, नीति पर नहीं, उसे एक प्रकार का मायाजाल ही कहेंगे। इसलिए बाजार की सार्थकता इसमें है कि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करे और बेकार की वस्तुएं न बेचे। तो बेटा ये पाठ अपना पूरा हो गया है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ आ गया होगा और इससे संबंधित जितने भी अपने प्रश्नोत्तर है, चाहे वो अभ्यास के हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, चाहे वो एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बेटा सभी अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।